सुबह से ये फोन के पास ही बैठी थी। महिमा का जैसा स्वभाव है वे खूब जानती हैं। तैश में आ जाती है तो सामने कौन है इसका भी उसे होश नहीं रहता। और तभी घंटी बजी। उन्होंने लपक कर रिसीवर उठा लिया, पर उधर से सिवा डायल टोन के कोई आवाज नहीं आई। तभी सुखलाल ने आकर सूचना दी, भाभी जी आई हैं। वे चौंकी। तो ये घंटी फोन की नहीं, दरवाजे की थी। वे अपने में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें दोनों का अंतर भी पकड़ में न आया। आतंक से वो सिहर उठी। बहू ने आकर पैर छुए तो उनसे आशीर्वाद भी देते ना बना। सुखलाल, जरा 2 कप चाय तो बना, और देखो चाशनी मत बना देना, बहुरानी कम शक्कर लेती हैं। कैसी हो महिमा, बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं। आप तो ये बताइए कि अपने लाडले को कहाँ छुपा रखा है? छुपाऊंगी क्यों? क्या वो चोरी करके भागा है? तो फिर बार बार माँ के आंचल में मुंह छिपाने क्यों चला आता है? तो क्या आधी रात को हंगामा करके जगह साई करवाएगा? लड़ने पर आ जाती हो तुम, तो तुम्हें न तो पड़ोसियों का होश रहता है और न नौकरों का। कितनी बार समझाया होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका तो ख्याल किया करो। आप तो बस हर बात मुझसे ही कहती रहिए। कहने लायक बात होती है तो उससे भी कहती हूँ, खाक कहती हैं। आपकी शह पाकर ही तो वो इतने बेलगाम हो गए हैं। एक बार दरवाजा मत खोलेगा, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। चलती हूँ मम्मी जी, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं तो बस इतनी तसल्ली करने आई थी कि श्रीमान जी सकुशल पहुंच गए हैं। मम्मी जी, एक बात कहूँ? कहो। आपके सुपुत्र सिर्फ आपके लिए ही यहाँ नहीं आते, किसी के मीठे बोल भी उन्हें खींचते हैं। महिमा, मीठे बोल तो कोई भी बोल सकता है, उसमें पैसे थोड़े ही लगते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलती, यही ना? उसी समय एक खाली रिक्शा वहां से गुजरा तो उसने रोक लिया और बैठकर चल दी। कमरे में लौटते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उदासी के बावजूद वे बहुत हल्का अनुभव कर रही हैं। मन पर एक बोझ था जो उतर गया है। वे इत्मीनान से आराम कुर्सी पर पसर गईं। कमरे की खिड़की से पिछवाड़े का आंगन नजर आ रहा था। कुसुम रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। कुसुम को देखते ही उनका मन उमगने लगा। गजब की है ये लड़की, दिन भर फिरकनी की तरह घूमती रहती है, पर मजाल है कि कभी मुंह लटका हुआ मिले। गैरेज और उसके पास वाला कमरा, बस इतनी सी जगह उसके पास है, पर अपने 1.5 कमरे के घर को भी हमेशा चमका कर रखती है। खुद तो साफ सुथरी रहती ही है, पति और बच्चों के कपड़े भी हमेशा लकदक मिलेंगे। और जितनी मिठास उसकी बोली में है, उतना ही स्वाद उसके हाथ में है। कई बार लगता है काश उनकी बहू भी ऐसी ही सुशील, सौम्य और सुघड़ होती। शायद इसलिए महिमा को कुसुम फूटी आंख नहीं सुहाती, हमेशा उससे चिड़ी ही रहती है। उन्हें आज भी वो काला दिन याद है। वे तीनों शाम की चाय ले रहे थे। उन्होंने दिन भर खटक कर मटर की कचौड़ियां बनाई थीं, पर मनीष प्लेट जुठा कर ही उठ गया था। उसके जाने के बाद महिमा ने सपाट स्वर में कहा था, मम्मी जी, हम लोग इस संडे को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? क्या मतलब? हम लोगों ने शालीमार कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया है। क्यों महिमा, तुम अलग रहना चाहती हो तो खुशी से रहो, पर उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरी साफ गोई का बुरा न माने मम्मी जी, पर ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। कैसा माहौल? आपको तो शायद अब आदत हो गई है, पर जैसी महफिलें यहाँ जमती हैं, जैसे लोग बाबूजी के पास इकट्ठा होते हैं, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा, तुम इस घर की पहली बहू तो नहीं हो? जानती हूँ मम्मी जी, पर वे जो मुझसे पहले आई हैं, कितने दिन आपके पास रही हैं? बस मेहमानों की तरह आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। मेरी तरह 30 दिन यहाँ रहना नहीं पड़ता कि पता चले। अभी उसी दिन यहाँ होती तो मजा आ जाता। किस दिन की बात कर रही हो? अच्छा हाँ, उस दिन मेजर साहब जरा ज्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे बाबूजी से कह दिया था कि अब घर में बहू आ गई है, ढंग के लोगों को ही घर में बुलाया करें। किस किस को रोकेंगी आप? और फिर बाबूजी खुद भी तो हाँ पीते हैं, पर वे किसी को परेशान तो नहीं करते। एक आध दिन का किस्सा छोड़ दो, पर उनके यार दोस्त भी आते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, और आप भीतर से उनके लिए बर्फ, नमकीन, काजू और पकौड़े भिजवाती हैं। नहीं मम्मी जी, ये वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने को था ही क्या। हाँ, रात मन हुआ कि बाबूजी से बहू की करतूत बखान करें, पर चुप लगा गई। उनसे किस मुंह से कहती कि बहू आपके कारण अलग डेरा बसा रही है। उन्हें तो शायद विश्वास ही ना होता। वे बेचारे खुद किसी लफड़े में नहीं पड़ते। मनीष ने अपनी मर्जी से शादी तय की। उन्होंने खुशी खुशी भावरे डाल दी। बहू अपने साथ एक छल्ला भी नहीं लाई। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बहू पर्दा नहीं करती,
उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूमती है। 9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती है, रसोई में पाँव भी नहीं देती। उन्होंने कभी किसी बात के लिए टोका टाकी नहीं की। उनकी अपनी अलग दुनिया थी। सुबह को सैर, दोपहर में ताश, शाम को क्लब। इस रूटीन में खलल उन्हें नापसंद थी। मौज में आते तो एक आध महफिल घर पर भी जमा लेते, पर उनकी सारी व्यवस्था सुखलाल दिखता था। घर की औरतों को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। 4-5 महीने बाद मृणमयी का जन्म हुआ तो वे अस्पताल में बराबर महिमा के साथ रहीं। सारी परंपराओं का उन्होंने निर्वाह किया। वे दोनों स्वयं ही एक दिन 3 महीने की गर्भवती बच्ची को लेकर बाबूजी से आशीर्वाद लेने आए थे। बाबूजी ने बच्ची को गोद में लेकर ढेर सी आशीषें लुटाई थीं, 1.25 तोले की चेन भी दी थी। फिर जब तन्मय हुआ तो उसे भी अंगूठी पहनाई गई। मतलब ये कि रस्मो रिवाज सब पूरे होते रहे, पर बाल गोपाल की किलकारियों से घर सूना ही रह गया। यूं तो सतीश के भी 2 बच्चे थे, पर उनका तो स्पर्श भी उन्हें याद नहीं। एक मनीष के बच्चों की आस थी, वो भी टूट गई। फिर बाबूजी भी चले गए और वे एकदम अकेली रह गईं। दुख बस एक ही था, अब सब कुछ निबट जाएगा और 15 दिन बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। तो वे खाली दिनों को कैसे भरेंगी? ये सूना घर उन्हें काटने नहीं दौड़ेगा। अमेरिका लौटते हुए सतीश भी बस चिंतित था। बार बार कह रहा था, मम्मी मैं मनीष से कहता हूँ कि अब यहीं आकर रहे या फिर तुम हमारे साथ चलो। सतीश को उन्होंने समझा बुझा कर भेज दिया। तब ये सदाशिव और कुसुम का जोड़ा उनके आश्रय में आया था। इन्हें घर की जरूरत थी। उन्हें संग साथ की तो नाम मात्र के किराए पर इन्हें रख लिया गया। नई नई शादी हुई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा था। मम्मी जी को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। 1.5 साल बाद कुसुम के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने सास से बढ़कर सेवा की। यूं तो ईश्वर ने उन्हें 4 बच्चे दिए थे, लेकिन लड़कियां तो अपने अपने घर की ही हो गईं। और लड़कों में एक 7 समुंदर पार जाकर बैठा है और दूसरा शहर में भी है तो किस काम का। वे तो अकेली ही पड़ गई हैं। शायद इसलिए परमात्मा ने ये राम लक्ष्मण उनके आंगन में भेज दिए हैं। महिमा सब देखती और जल भुन जाती। मनीष कोई 12 बजे सोकर उठा होगा, उठकर सीधे उनके सामने आकर बैठ गया। चाय पियोगे? जरूर। लेकिन तुम्हारा तो खाने का समय हो रहा है ना, तुम नहा धो लो फिर खा लेंगे। चाय पीकर वो नहाने चला गया। वे उठकर रसोई में जाने को ही थी कि रिंग आई। हेलो दादी माँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। डैडी जाग गए क्या? हाँ, अभी अभी उठा है, नहाने गया है, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ, मौका लगे तो जरूर करूँगी। दरअसल मैं उन्हें विश करना चाहती थी, आज उनका बर्थडे है ना। ओ माँ, उनके दिमाग से ये तारीख कैसे उतर गई? बच्चों के जन्मदिन मनाने का तो उनका खास अंदाज हुआ करता है। बच्चे जब छोटे थे तब तो खूब हंगामे हुआ करते थे। अब वैसा तो नहीं हो पाता, पर वे याद जरूर रखती हैं। मनीष के यहाँ मिठाई लेकर पहुँच जाती हैं या फिर उन लोगों को घर पर बुला लेती हैं। चीनू मीनू के जन्मदिन तो अक्सर यही मनाए जाते हैं और आज उन्हें मनीष का जन्मदिन भी याद न रहा। उन्होंने फौरन सुखलाल को बाजार भेजा, सावित्री को मटर पुलाव और रायता बनाने का आदेश दिया और खुद हलवा भूनने बैठ गईं। माँ बेटे दोनों खाने पर बैठे तो मेज पकवानों से भरी हुई थी और पूरा कमरा अगरबत्ती से महक रहा था। अरे वाह, आज तो फीस्ट हो गई। बर्थडे फीस्ट? बर्थडे? ओह यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। वो उठा और उसने माँ के पैर छू लिए। तो आपका ये नालायक बेटा आज कितने साल का हो गया? 36 का। ओह नो, इस स्पीड से मेरी उम्र में इजाफा होता जा रहा है। 2-4 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। मीनू ने फोन किया था, तुम्हें विश करना चाहती थी। बेचारे बच्चे अपने डैडी की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं, बाकी लोग। सुबह महिमा खुद आई थी। मुझे विश करने के लिए? शायद। शायद? ओह डियर ममा, अब आप इस पैचअप का धंधा छोड़ दो, कोई नई बात करो। और सच तो ये है कि इस समय कोई भी बात करने का मूड नहीं है। तुम्हारी ये सजी हुई मेज कब से बुला रही है, जरा उसके साथ न्याय कर लेने दो। वो टूट पड़ने के अंदाज में शुरू तो हो गया, पर 2-4 कौर खाकर ही उसने हाथ रोक लिया। अभी महिमा, जो मुझे ये सब खाते देख लेना तो गजब हो जाए। इत्मीनान रखो, आज की तारीख में वो दोबारा नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये डॉक्टर लोग डरा देते हैं ना। एक तो तगड़ी फीस लेते हैं, ऊपर से भूखा मारते हैं। खाना खाकर वो फिर लेटने के मूड में था, पर उन्होंने टोक दिया, अब सीधे घर जाओ। बच्चों के लिए इमरती और कचौड़ियाँ रखवा दी हैं, ले जाना। और महिमा को ये साड़ी देना, शाम को पहनेगी। मम्मी, जन्मदिन मेरा है,
उसका नहीं। पुरानी साड़ी है रे, उसे पसंद है इसलिए दे रही हूँ। और बेटे तुम तो अपने हो, तुम्हें कुछ न भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता, पर बहुओं को तो सादे रखना पड़ता है ना। मनीष गया और वे निढाल होकर लेट गईं। क्या हो गया है इन बच्चों को? गृहस्थी की डोर कैसे उलझा कर रख दी है। पहला विस्फोट शायद उस दिन हुआ था जब मनीष क्लब से बेतहाशा पीकर लौटा था। घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। नौकर ने खबर कर उन्हें फोन किया था और वे उतनी रात को रिक्शा करके यहाँ पहुंची थी। पहले तो उन्होंने मनीष को खूब आड़े हाथों लिया था, फिर पुचकारते हुए बोली, बेटे तुम तो जानते हो इसी एक ऐप के कारण तुम्हारे देवता स्वरूप पिता बिरादरी में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके, फिर जानते बूझते उसी लकीर पर क्यों जा रहे हो। उत्तर में मनीष उनकी गोद में मुंह छिपाकर रो दिया था। उस रुलाई में कितने दुख, कितनी व्यथा छुपी हुई थी। पिता को खोने की पीड़ा थी, अंतिम समय में उनकी सेवा न कर पाने का मलाल था, और माँ के अकेलेपन का एहसास था जो उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ गया था। बेटे की करुणा से उनकी ममता जैसी कृतार्थ हो गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं, और मैं ऐसी अकेली भी कहाँ हूँ। हाथ भर की दूरी पर ही तो तुम लोग हो। फिर बहू को समझाया था, इस तरह सामने वाले पर एकदम चढ़ नहीं बैठते बहुरानी, जरा सब्र से काम लेते हैं। एक आदमी घर में दाखिल होता है तो अकेला नहीं होता, 100 तरह की चिंताएं साथ चली आती हैं, उनका ख्याल रखना होता है। ओह, महिमा ने मुंह बिचका दिया। पियक्कड़ों को तो बस बहाना चाहिए। तुम तो बात का बतंगड़ बनाए दे रही हो महिमा। घूंट भर पीने से कोई पियक्कड़ नहीं हो जाता। आप माँ है ना, बेटे का पक्ष तो लेंगे ही, पर सही गलत का तो ख्याल कीजिए। ऐसे ही संस्कार दिए हैं आपने, तभी तो इन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं रह गई है। मनीष कहीं सामने होता तो वे उसका मुंह नोच लेती। उसकी जरा सी बेवकूफी ने उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया था। बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे लिए तो लाख टके के हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम क्या देख कर रीझी थी। अंधी हो गई थी मैं, आंखों पर पट्टी बंध गई थी उस वक्त। पछता रही हो, यही समझ लीजिए। बच्चों का ख्याल ना होता तो कब की इस नर्क को छोड़कर चली जाती। नर्क? तब से उनका घर मनीष के लिए शरण स्थली बन गया है। रणचंडी सी अपनी पत्नी से जब भागने की कोई राह नहीं मिलती तो वो आकर माँ के आंचल में दुबक जाता है। पति पत्नी का झगड़ा तब गौण हो जाता और सास बहू में शीत युद्ध ठन जाता। इस बार मनीष को देखे हफ्तों बीत गए हैं और उनका जी घबराने लगा है। चीनू मीनू की भी याद आ रही है, पर एकाएक महिमा के यहाँ जाने का वे साहस नहीं जुटा पाती। यूं तो कुसुम पिछले हफ्ते पीहर से लौटी है, मीनू के लिए आम पापड़ की सौगात भी लाई है, पर उतना सा कारण महिमा के घर जाने के लिए काफी नहीं लगता। कल मिसेस नायर केले के चिप्स और काजू के पैकेट दे गई हैं। उनकी ये पड़ोसन जब भी केरल जाती है उनकी फरमाइश पर ये चीजें जरूर लाती हैं। सावित्री से कहकर उन्होंने थोड़ी मठरियां भी बनवा ली। बच्चों के लिए पूरी डलिया भर सामान हो गया। तैयार होते हुए वे याद कर रही थी कि पिछली बार उस घर कब जाना हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को गई थी। मनीष की शादी की सालगिरह थी। दिन भर वे फोन के पास बैठी निमंत्रण की राह देखती रहीं। उनके कान दरवाजे पर ही लगे रहे कि शायद दोनों आशीर्वाद लेने ही चले आए, पर उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मिठाई और फल फूल लेकर शाम को वो खुद ही चल पड़ी। यहाँ पहुँच कर देखा उत्सव का कोई माहौल नहीं था। अरे, आज तुम लोगों को याद भी है कि कौन सी तारीख है? लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सोफे में धसी हुई मीनू बुदबुदाई। उसका वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि महिमा उस पर झपटी। उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? सयानी लड़की पर यूं हाथ उठाया जाता है? कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझे जलील मत कीजिए। और पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली गई। वे स्तब्ध रह गईं। मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाएं, पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर उनके पांव रुक गए। आंखों में याचना लिए दोनों इनके पास सिमट आए थे, मानो माँ की बेअदबी के लिए क्षमा मांग रहे हों। फिर वे बच्चों के ही कमरे में जाकर बैठ गईं। पापा सुबह से ही गायब हैं, खाने पर भी नहीं आए। झगड़ा किस बात का हुआ था? क्या पता, लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सच दादी, हम लोग तो इतने बोर हो जाते हैं कि क्या बताएं। सच कहता हूँ, मैं किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगा। धत पगले, ऐसी बात नहीं करते। पर वे सचमुच डर गई थीं। इस कच्ची उम्र का कोई भरोसा है? आवेश में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पर इनके माँ बाप को अक्ल आए तब ना।
बच्चों को समझा बुझाकर चलने को हुई तो महिमा ने आकर रास्ता रोक लिया। नहीं मम्मी जी, आप इस तरह चली जाएंगी तो मैं समझूंगी नाराज होकर जा रही हैं। ये खूब रही, पहले तो बदतमीजी करो और फिर आकर लाड जताओ। तब तक चीनू रिक्शा ले आया था, पर महिमा ने उसे लौटाते हुए ऐलान कर दिया, दादी खाना खाकर जाएंगी। माँ की मनोहार भरी मुद्रा देखकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे थे। घर का माहौल बदलते ही खुशी खुशी संगी साथियों से मिलने चले गए। उस एकांत का लाभ उठाते हुए वे बोली, महिमा, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई थी, मैं तो तुम लोगों की खुशी में शरीक होने आई थी, पर यहाँ आकर पता चला कि खुशी नाम की चीज ही घर से गायब है। महिमा ने उनका वाक्य पूरा किया, और अब आप इसके लिए भी मुझे ही दोषी ठहराएंगी, ठीक है ना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी जी, वो शुरू हो गई थी, पानी अब सचमुच सिर से ऊपर होता जा रहा है। मेरी सहनशीलता की सारी सीमाएं समाप्त होती जा रही हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते महिमा, औरतों को तो सहना ही पड़ता है। उसकी सहन शक्ति के बल पर ही तो गृहस्थी की इमारत खड़ी होती है। वो तो नींव है घर की। क्यों? घर क्या अकेली औरत का होता है? जो कुछ सहना है, झेलना है, वो क्या सिर्फ उसी के मत्थे आएगा? पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं तुमसे बहस में जीत नहीं सकती महिमा, क्योंकि मेरे पास डिग्रियां नहीं है, सिर्फ अनुभव है। उसी के आधार पर कह सकती हूँ कि तुमने अभी सहा ही क्या है। अपने बाबूजी को तो तुमने ढलती उम्र में ही देखा है। तुम नहीं जानती कि अपने जमाने में वो क्या हुआ करते थे। घर में पांव देते थे तो सन्नाटा सा खिंच जाता था। बच्चे, नौकर चाकर, कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। पहले उनके तेवर का अंदाजा लगाया जाता था, उसके बाद ही कोई बात होती थी। लेकिन ऐसे आदमी के साथ भी निभा ले गई मैं। पूरे 40 साल तक डटी रही। अगर घर में रोज महाभारत मचता तो क्या हासिल होता? बच्चे क्या किसी लायक बन पाते? उल्टे घर से भाग लेते। बाबूजी पुलिस वाले थे ना? महिमा ने उसास भरकर कहा। रौब-ताब तो उनका होना ही था, पीते पिलाते भी रहे होंगे, पर कम से कम दूसरी औरतों का चक्कर तो न था। बहुत सारी ना सही, पर एक औरत तो उनकी जिंदगी में भी आई थी। क्या कह रही हैं? सच ही कह रही हूँ। और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही हैं। और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही हैं। तो क्या हाय तौबा मचाऊं? वो तो उस वक्त भी नहीं मचाई थी। उनकी बुआ की ननद थी। एक तो उस रिश्ते से शादी संभव नहीं थी, तिस पर वो बाल विधवा भी थी। उस जमाने में तो ऐसे ब्याह को कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे पुलिस में भर्ती हो गए थे। पीने की लत भी शायद तभी पाल ली थी। आपको बुरा नहीं लगता था? क्यों नहीं, पर मैंने उस बात को प्रारब्ध का लेख समझकर स्वीकार कर लिया था। वाह, क्या फिलॉसफी है! जब तक वे ये समझ पाती कि महिमा उनकी प्रशंसा कर रही है या उपहास, उसका स्वर आक्रामक हो उठा। आप सोच रही होंगी कि आपने बड़ा भारी त्याग किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, पर शायद आप नहीं जानती कि आपने अपने साथ तो छल किया ही है, अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। क्या बात करती हो? उल्टे मैंने तो बच्चों का मुंह देखकर ही ये जहर का घूंट पिया था। यही तो मैं कह रही हूँ। क्यों पिया था ये जहर? बच्चों के सामने अपनी सहनशीलता की गलत मिसाल कायम करने की क्या जरूरत थी? अब आपके बच्चे अपनी बीवियों से भी उस दरिया दिली की अपेक्षा रखते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी सारी कारगुजारी आंख मूंद कर स्वीकार कर लूं और आवाज भी ना उठाऊं। ये नहीं होगा महिमा। मेरी पीढ़ी का जो धर्म था मैंने निभाया, वो धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता। मुझे मालूम है, हम दोनों की सोच में पूरे 32 साल का अंतर है। इसलिए कहती हूँ कि तुम अपने युग की मान्यताओं पर चलो, पर बीती बातों को लेकर बहस करने बैठ जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। बच्चे बाहर से लौट आए थे और उस दिन ये बात वहीं रुक गई थी। बाद में घर लौटकर ये बात उनके मन में कौंधी कि महिमा ने ये औरतों वाली बात क्यों उठाई थी। उसके बाद मनीष एक आध बार घर भी आया था। एक बार दोनों साथ आए थे, पर इतने खुश नजर आ रहे थे कि बेवजह यह बात उठाने का मन ही नहीं हुआ। मनीष धीरे धीरे घर से छिटकता जा रहा है, ये वो भी अनुभव कर रही थी। पर बाहर क्या कोई तार सचमुच जुड़ गया है या ये भी महिमा का ही वहम है? तीसरे दिन सुबह सुबह घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो मीनू थी। उन्होंने लपक कर उसे अंग में भर लिया। चलो, अपनी बूढ़ी दादी की तुम्हें याद तो आई। मैं 2 दिन से पोटली बांधकर बैठी हूँ, पर निकलना ही नहीं हो पाया।
लेकिन कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मीनू छिटक कर सोफे पर जा बैठी और गंभीर स्वर में बोली, दादी, घर से किसी का फोन आए तो बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? उस दिन आपने चीनू से कहा था कि अगर कभी भागने का मन हो तो सीधे मेरे यहाँ चले आना, मैं छुपा लूंगी। तो तुम भाग कर आई हो? जी। क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं है, पर होगा जरूर। पापा टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। मम्मी को पता चला है कि मोनिका आंटी भी उनके साथ गई हैं। बस शाम से ही भरी बैठी हैं। पापा के आने भर की देर है। फिर देखिए आज कैसा धमाका होता है। उफ दादी, ये सब हमारे ही घर में क्यों होता है? ये मोनिका आंटी कौन है? पापा की कलीग हैं, मिसेस भटनागर। हो सकता है वे भी दफ्तर के काम से गई हूँ। हो क्यों नहीं सकता? पर मम्मी की कल्पना तो पंख लगाकर उड़ती है ना। हवा देने वाले भी तो कम नहीं है। दफ्तर के ही किसी शुभ चिंतक ने उन्हें फोन किया था। छी छी, मनीष ये क्या कर रहा है? वे तो जैसे शर्म से गड़ गई हूँ। आज इतनी सी लड़की के सामने वे किस कदर अपराधी अनुभव कर रही हैं। पर उस इतनी सी लड़की का अगला वाक्य सुनकर तो वे विस्मित ही रह गईं। अगर मम्मी की आशंका सच भी है तो उपाय क्या है? ये आफत तो उनकी खुद बुलाई है। अगर घर में रात दिन चक चक मीचे ना रहे तो आदमी बाहर स्नेह और सहानुभूति खोजता ही है। उसमें आश्चर्य क्या है? बित्ते भर की लड़की इतना सब सोच लेती है। ऐसा तो नहीं कि घर के वातावरण ने उसे असमय ही प्रौढ़ बना दिया है। उन्हें महिमा पर गुस्सा आने लगा। अपने हठ धर्मी के कारण उसने बच्चों से उनका बचपन भी छीन लिया है। शाम तक प्रतीक्षा करती रही, पर किसी ने मीनू की खोज खबर नहीं ली। यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकली थी तो 2 बजे तक किसी को चिंता भी नहीं होगी। महिमा खुद 5 के बाद ही घर पहुंचती है, पर उसके बाद वे पल पल बेचैन होने लगी। फिर उनसे रहा नहीं गया, ताव खाकर खुद ही चल दी। सोच लिया कि दोनों को आज चलकर डांट पिलानी है। चीनू मुंह लटकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वे कुछ कहती इससे पहले ही वो बोल पड़ा, दादी, दीदी आज सुबह से ही गायब है। क्या मतलब? पड़ोस की वसंती बता रही थी कि आज वो स्कूल गई ही नहीं। सहेलियों के यहाँ देखा? 1-2 के यहाँ देखा था, फिर मम्मी ने ही मना कर दिया। चीनू, भीतर से कड़कती आवाज आई। दादी भीतर नहीं आएंगी क्या, जो दरवाजे पर ही सारी रामायण सुना रहा है? उन्होंने भीतर आते हुए कहा। बहू, ये चीनू क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है आपने सुन तो लिया। और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, गजब की माँ हो। हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा है मम्मी जी, सिर्फ चीनू को रोक दिया था। वो तो पूरे शहर में मुनादी करवा देता। मैंने भैया को फोन कर दिया है, आते ही होंगे। हो सकता है मीनू भी वही हो। फोन तो मुझे भी किया जा सकता था, जानबूझकर नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत नहीं थी मुझ में। कम से कम आज तो मैं प्रवचन देती हूँ। और क्या कहूँ मम्मी जी, उपदेश देने का एक भी मौका छोड़ती हैं आप। पल भर को वे चुप रह गईं। मन हुआ 2 घड़ी सुस्ता कर आत्मनिरीक्षण कर लें। क्या सचमुच वे बेबात पर भाषण देने लगी हैं? क्या ये उनकी अनधिकार चेष्टा है? क्या उनकी अनुभव सिद्ध बातें महिमा को इतनी कड़वी लगती हैं कि उसकी भाषा शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ जाती हैं? इसका तो ये मतलब हुआ कि अपने बच्चों को, उनकी गृहस्थी को बर्बाद होते देखते रहो, पर मुंह से कुछ न कहो। महिमा, कहने वाली बात होती है तभी कुछ कहती हूँ मैं। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से चुप रहा करूंगी। मैं जानती हूँ बच्चों के मामले में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैंने बच्चों को जैसे भी पाला हो, जैसे भी संस्कार दिए हों, पर एक बात जरूर कहूंगी, घर छोड़कर कभी कोई नहीं भागा था। तुम्हारी लड़की अगर घर से भागी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तो गनीमत समझो कि वो सीधे मेरे पास ही पहुंची थी, कहीं और भी तो जा सकती थी। तो मीनू आपके यहाँ है। महिमा ने लाख कोशिश की, पर अपनी राहत का एहसास वो छिपा नहीं सकी। दूसरे क्षण उसके चेहरे ने फिर उदासीनता ओढ़ ली। बच्चों को इतना विवेक कहाँ होता है महिमा? तुम्हारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके सामने जिंदगी की। मम्मी जी, आप एक बार अच्छी तरह तय कर लीजिए। कभी आप कहती हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कहती हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए। वैसे 100 बातों की एक बात ये है कि जिंदगी की सच्चाई जानने का हक सबको है। उम्र से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए तुम बच्चों को सब कुछ बताए दे रही हो? जी हाँ, ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो सके। ये पहचान तो उन्हें उम्र के साथ ही होगी, पर इस समय तो उन्हें सिर्फ तुमसे वितृष्णा हो रही है। माँ बाप जब दो खेमों में बंट जाते हैं तो बच्चे किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, और ये पक्ष वही होता है जो चुप रहता है। वो सारी सहानुभूति बटोर लेता है। तुम कहोगी मैं फिर शुरू हो गई, पर क्या करूं? इस लड़ाई में तुम इतनी अकेली पड़ गई हो कि कहे बिना रहा भी नहीं जाता। आश्चर्य! इस बार महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा कि इस व्यर्थ की बहसबाजी से वो थक गई है। मजे की बात तो ये थी कि बहस के असली मुद्दे से दोनों ही कतरा रही थीं। मीनू का तो बहाना भर था। वे तो यहाँ मनीष की खोज में आई थी, पर जब महिमा ने उसका जिक्र तक नहीं किया तो वे भी चुप लगा गईं। मैं अब चलूंगी, लड़की घर में अकेली है। मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हें खबर भी दे दूं और उसके कपड़े भी लेती चलूं। 2-4 दिन अपने पास ही रखूंगी। लौटते हुए उनकी आंखों के सामने महिमा का बुझा बुझा सा चेहरा घूमता रहा। इतना हताश और उदास उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मनीष का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? वे जानती हैं कि वो मन ही मन उफन रही होगी, और रोष आना स्वाभाविक ही था। उन्हें याद है जब पहली बार उन्हें उमा के बारे में मालूम हुआ था तो वे कितना रोई थी। बच्चे अगर गोद में ना होते तो वे कुएं में छलांग ही लगा देती। अपनी सोने सी घर गृहस्थी पल भर में उनके लिए मिट्टी हो गई थी। सतीश और अंजू को उठाकर वे सीधे अजमेर अपने पीहर पहुंच गई थीं। महीना भर खूब आनंद में, भरपूर लाड प्यार में बीता। फिर लगा कि धीरे धीरे भाभीियों के तेवर बदलने लगे हैं। भाइयों के स्नेह के उत्ताप में भी कुछ कमी आने लगी। माँ की आंखें भी जैसे कुछ पूछती सी लगती। 3 महीने बीतते बीतते उनका मन भर गया और वे चुपचाप घर लौट आईं। अच्छा ही हुआ जो जाते समय कोई तमाशा करके नहीं गई थी, नहीं तो लौटने का रास्ता भी नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी जब कभी बाबूजी किसी काम से कानपुर की ओर निकल जाते, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती। दिल पर जैसे सांप लौटने लगते। अपने ये कमजोरी वे महिमा के सामने कभी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वे उसके सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। वे जानती हैं कि महिमा उनकी तरह ढुलमुल नहीं रहती। जिस दिन पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा, छिटक कर दूर खड़ी हो जाएगी। वे भी अगर महिमा की तरह सक्षम होती तो शायद आज चित्र कुछ दूसरा होता। पर वे अपना दाम्पत्य निभाती रहीं, क्योंकि पति को जीतने का यही एक नुस्खा उनके पास था। इसी समर्पण भाव के कारण बाबूजी जीवन के अंतिम क्षणों तक आश्रित बने रहे। खैर, वो तो एक अधूरी प्रेम कथा थी, पर ये मनीष, लगता है ये तो सचमुच रास रचा रहा है। घर लौटकर देखा, ड्राइंग रूम में एक सूटकेस पड़ा है। कौन आया है? पापा है। पापा? अब इस वक्त कौन सी गाड़ी है? दोपहर को ही आ गए थे, शायद सीधे दफ्तर चले गए और फिर दफ्तर से घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। महिमा ठीक ही तो कहती है। बिगड़ैल बच्चे की तरह पहले तो शैतानी करता है, माँ के आंचल में मुंह छिपाने चला आता है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक वे उसकी ढाल बनी रहेंगी, उसकी पैरवी करती रहेंगी? बेटे के साथ साथ उनका विवेक भी खो गया है। पापा कहाँ हैं तेरे? फ्रेश हो रहे हैं। वे सोफे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती रहीं। नहा कर निकला मनीष तो अपने उसी बेलौस अंदाज में बोला, हाय मॉम, आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी? प्रताप के पास गई थी। प्रताप के पास? क्यों? एक तो रिजर्वेशन करवाना था, दूसरे वो बहुत दिनों से कह रहा था कि ऑफिस की जरूरत है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, अगले 2 कमरे तुम्हें दे दूंगी। मेरे जाने के बाद कम से कम घर में बस्ती तो रहेगी। अगर दूसरा कोई किराएदार रखूंगी और वो घुसकर बैठ गया तो मुसीबत होगी। पर आप जा कहाँ रही हैं? अभी तो अंजू के पास जा रही हूँ, वहां से मुंबई मंजू के पास चली जाऊंगी। सोचती हूँ अमेरिका जाने से पहले दोनों लड़कियों के पास 1-1 महीना रह लूं। तुम अमेरिका जा रही हो? क्यों? क्यों ना जाऊं? मेरा एक बेटा वहां भी तो बैठा है, बेचारा कब से बुला रहा है। अभी मेरे हाथ पांव साबुत हैं, आंखें भी काम दे रही हैं। अभी जाऊंगी तो कुछ घूम फिर लूंगी, देख सुन लूंगी। बाद में तो जैसे यहाँ वैसे वहां। मनीष का चेहरा लटक गया। बड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाने का सोचा है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, भैया का मन रह जाएगा। पर यहाँ प्रताप को बिठाने की क्या जरूरत है?
एक बार जम गया तो उसकी नीयत भी बदल सकती है, संबंधों में दरार पड़ जाएगी। तो तुम आ जाओ, उन्होंने छूटते ही कहा। तो मनीष एकदम चौंक पड़ा। पता नहीं क्यों उनके अवचेतन में ये बात घर कर गई थी कि लड़का बेघर हो गया है, इसलिए बहक गया है, अपनी चार दीवारी में आ जाएगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी समय सुखलाल चाय लेकर आया। सूटकेस यहीं रहने दो सुखलाल, भैया अभी वापस जाएंगे। मनीष और मीनू दोनों ने चकित हो उनको देखा, पर वे उस विस्मृत दृष्टि को अनदेखा कर बोली, और देखो खाना जरा जल्दी ही बना लेना, सफर का थका हुआ है मनीष, जल्दी घर जाकर आराम करेगा। मम्मा, सुखलाल के जाते ही मनीष ने कहा, मैं सचमुच ही बहुत थका हुआ हूँ और आज की रात शांति से सोना चाहता हूँ। तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, और वो जो सुबह से वहां परेशान हो रही है उसे शांति की जरूरत नहीं है? तुम में तो इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आने के बाद उसे फोन ही कर देते। आप क्या वहां गई थी? जाना ही पड़ा। तुम्हारी ये सुकन्या जो सुबह से यहाँ आई हुई है, महारानी बिना कुछ कहे सुने चली आई, ये भी ना सोचा कि पीछे कोई कितना परेशान होता होगा। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार होती जा रही है। अरे तुम लोगों ने इस घर को क्या समझ रखा है, बस मुंह उठाया और चले आए। घर ना हुआ जैसे चोरों के छिपने का ठिकाना हो गया। इसलिए जा रही हूं मैं नहीं रहूंगी तो अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। तुम नहीं जानती मम्मा, सब कुछ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो खत्म कर डालो ये किस्सा हमेशा के लिए, जान तो छूटे। ये क्या कह रही हो मम्मा तुम? क्यों, इसमें गलत क्या है? जिस रिश्ते में जान ही बाकी ना हो उसे ढोते रहने में क्या दुख है? अच्छा हुआ जो तुम्हारी अपनी पसंद की शादी थी, नहीं तो जिंदगी भर हमें ही कोसते। खैर, वो तो बहादुर लड़की है, अकेले भी निभा ले जाएगी, बच्चों को भी पाल लेगी। पर तुम अपनी सोचो, क्या एक दिन में अकेले रह पाओगे? उनका मन तो हो रहा था कि पूछ लें, क्या वो मिसेस भटनागर तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ देंगी? पर अपने ही बेटे से इस तरह की चर्चा करना उन्हें अशोभन लगा। बेटे, मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं, कभी न कभी अपने निर्णय तुम्हें ही लेने होंगे। जितनी जल्दी उसकी आदत डाल लो अच्छा है। जब तक भोजन समाप्त हुआ, सुखलाल रिक्शा लेकर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए मनीष का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जिद्दी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो। लेकिन इस बार उनका मन नहीं पसीजा। जाते ही चीनू को भेज देना, विदा के रूप में उन्होंने बस इतना ही कहा। टैक्सी आंखों से ओझल होते ही वे भीतर आईं। उन्होंने तुरंत नंबर घुमाया। महिमा, तुम्हारा भगौड़ा कैदी में वापस भेज रही हूँ, जो सजा देना है दे देना, मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं।